हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति है। आज हम 15 मई 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उन्हें डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कोझिकोड जो कि केरल में एक जगह है, उसके जल विरासत संग्रहालय मतलब कि कोझिकोड में जो जल विरासत संग्रहालय है उसे वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। ये वैश्विक नेटवर्क जो है वो किसका है? तो ये यूनेस्को की एक अंतर सरकारी पहल है, जिसमें क्या किया जाएगा, जितने भी जल से रिलेटेड संग्रहालय हैं, ठीक है ना, उनको इसमें शामिल किया जाता है। ये संग्रहालय देश का तीसरा संग्रहालय, मतलब भारत में दो संग्रहालय पहले ऐसे घोषित किए जा चुके हैं, ये तीसरा संग्रहालय कोझिकोड का, जिसे जल विरासत संग्रहालय के तहत वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। ये वैश्विक नेटवर्क का उद्देश्य क्या है, क्यों शामिल किया जाता है? ताकि जल के सांस्कृतिक महत्व के बारे में लोगों में अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके और स्थानीय स्थायी जल प्रबंधन में जो है वो सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। तो कोझिकोड कहाँ पे है? केरल में है। इसको यूनेस्को की जल विरासत संग्रहालय के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है और ये भारत का तीसरा जल विरासत संग्रहालय घोषित किया गया है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। अगर हम इसके मुख्यालय की यानी कि इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसके जो सदस्य देश है वो कितने हैं? 190 प्लस देश जो है वो सदस्य देश है इसके। उद्देश्य क्या है यूनेस्को का? तो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि वर्तमान में अभी जो है वो यूनेस्को में भारत की कितनी विरासत शामिल की गई है? तो भारत के अभी तक यूनेस्को में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है उनको शामिल किया गया है। इन 43 यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में अगर हम देखें तो भारत के 35 तो सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल है और एक जो है वो मिश्रित स्थल है। तो इस न्यूज में हमारे लिए एक तो कोझिकोड इंपॉर्टेंट है केरल का, जिसे जल विरासत स्थल घोषित किया है यूनेस्को का। और दूसरा क्या है, यूनेस्को के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि तसराप संरक्षण रिजर्व, ये तसराप संरक्षण रिजर्व क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में ये एक संरक्षित क्षेत्र है, जिसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है उसकी धारा 36A के तहत अधिसूचित किया गया है। ये जो तसराप संरक्षण रिजर्व है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहां पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में। दूसरा, किस एक्ट के तहत इसे अधिसूचित किया गया है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। और तीसरा, क्यों इसे संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है या अधिसूचित किया गया है? क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? जितने भी स्नो लेपर्ड्स होते हैं, इसके अलावा जो दुर्लभ हिमालयी जीव होते हैं, अन्य जितने भी जीव होते हैं, उनके लिए क्या करना, उनका संरक्षण करना है। इसलिए जो है वो तसराप संरक्षण रिजर्व जो है उसको अधिसूचित किया गया है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि कंजर्वेशन रिजर्व या जो संरक्षण क्षेत्र रिजर्व होते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो ये वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे स्थानीय समुदाय और वन विभाग दोनों, मतलब इसमें जो है वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका भी पार्टिसिपेशन होता है। वो लोग भी जो है वो ये क्षेत्र के प्रबंधन के लिए काम करते हैं। तो ये जो संरक्षण रिजर्व जो होते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व जो होते हैं, उसमें स्थानीय समुदाय और वन विभाग दोनों संयुक्त रूप से जो है वो काम करते हैं इसमें। अगर हम देखेंगे कि प्रावधान यानी कि जो कंजर्वेशन रिजर्व है, पहले ही कंजर्वेशन रिजर्व नाम की कोई कैटेगरी नहीं थी, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 2003 में संशोधन किया गया और ये कैटेगरी को अलग से जोड़ा गया। ठीक है ना, जैसे अभी तक हम नेशनल पार्क पढ़ते हैं, सेंचुरीज पढ़ते हैं, पर अभी तक जो 2003 में कंजर्वेशन रिजर्व को भी जो है वो शामिल किया गया। अब इसकी घोषणा कौन करता है? तो इसकी अधिसूचना जारी करने का अधिकार होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, यानी कि राज्य सरकार जो है वो इसकी अधिसूचना जारी करती है। और स्थानीय भागीदारी रहती है, इसमें स्थानीय लोगों की सहभागिता रहती है, वही लोग जो है उसके प्रबंधन में जो है वो सहयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अब हर वर्ष जो है वो 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। अब आयुर्वेद दिवस पहले जो है वो धनतेरस को मनाया जाता था, पर कोई डेट फिक्स नहीं थी, तो अब डेट फिक्स कर दी है कि 23 सितंबर को जो है वो मनाया जाएगा। अब 23 सितंबर का दिन ही क्यों जो है वो चुना गया? क्योंकि 23 सितंबर को जो है वो विषुव होता है। हम सब जानते हैं कि 21 मार्च को जो है वो सूर्य कहाँ रहता है? हमारी विषुवत रेखा पर रहता है। फिर उसके बाद 21 जून को जो है वो कर्क रेखा पे जाता है। फिर दोबारा 23 सितंबर को जो है वो आपकी विषुवत रेखा पे आता है। तो विषुवत रेखा पे 21 मार्च और 23 सितंबर ये दोनों दिन कैसे होते हैं? विषुव के होते हैं। विषुव इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है कि जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, उन दिन को विषुव कहा जाता है। तो इसलिए 23 सितंबर को जो है ये दिन जो है वो चुना गया कि इस दिन भी जो है वो आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि आयुर्वेद भी क्या करता है, जैसे कि दिन और रात में संतुलन होता है, वैसे ही आयुर्वेद जो है वो भी क्या करता है, तो ये मन, शरीर और आत्मा के बीच में संतुलन करता है। इसलिए जो है वो आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाए जाने की घोषणा कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है कि जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, इन्हें भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। इनके पूर्व जो है वो संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना जी थे।
उनके स्थान पर जो है वो भूषण रामकृष्ण गवई जी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो संविधान के आर्टिकल 124(2) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब उसमें से चीफ जस्टिस कौन बनेगा? तो अभी भी हमारे यहाँ वरिष्ठता का नियम है कि जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उन्हें जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया घोषित किया जाता है, नामित किया जाता है। अगर हम सीजेआई की योग्यता की बात करते हैं तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उन्हें 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में, अगर हम देखें तो न्यायाधीश के रूप में काम करने का अनुभव हो, या फिर हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता रहे हो, मतलब कि वकील रहे हो। और राष्ट्रपति की राय में उन्हें एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कुछ बेसिक चीजें भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में जान ली हैं। इस प्रकार यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।